सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल पर रिया चक्रवर्ती से 6 घंटों तक पूछताछ चली। रिया चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ होगी। आज देरी के कारण पूरी पूछताछ नहीं हो पाई। रिया ने पूछताछ में ड्रग चैट की बात को कबूला है, साथ ही वो सुशांत के लिए ड्रग मंगा रही थी, ये बात भी उन्होंने मानी है। रिया ने प्रायोजित इंटरव्यू में इस बात को साफ तौर पर कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन एनसीबी के कई सवालों पर आज रिया घिरती नजर आई। मुंबई को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच कोल्ड वॉर जारी है। संजय राउत के बयान पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा है कि मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मैं आजाद हूं। इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। इससे पहले कंगना रनौत के मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहने पर संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं सोचूंगा। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर खातमी से मुलाकात को कामयाब बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत और ईरान क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर काम करते रहेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को से वापसी में अचानक ईरान पहुंचे थे। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषा और सभ्यता से जुड़े संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। एलएसी पर चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सामरिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स यानी बीआरटीएफ ने दादचा और लेह को जोड़ने वाले हाईवे का काम काफी तेजी से पूरा कर लिया है। इस रास्ते से सरहद पर रसद और हथियार पहुंचाने में काफी आसानी होगी। इस हाईवे से करगिल तक भी पहुंचना आसान हो जाएगा। दादचा और लेह को जोड़ने वाला यह हाईवे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इस सड़क पर सैनिकों की मूवमेंट को ट्रेस कर पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। 280 किलोमीटर लंबी ये सड़क 10 से 11 महीने खुली रहेगी। इसके खुल जाने से मनाली से लेह पहुंचने में पहले के मुकाबले 5 से 6 घंटे कम लगेंगे। इस रोड के फायदे ये हैं कि एक तो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम जो है वो आर्मी सिर्फ मनाली का इसके बनने के बाद 7 से 8 घंटे का रह जाएगा, तो 5 से 6 घंटे की सेविंग होगी। दूसरा फायदा इस रोड का ये है कि ये रोड क्योंकि बॉर्डर से नहीं निकलती है, तो इसमें एनिमी इस हमारी मूवमेंट नहीं देख सकता है आर्मी की। भारत में रूस के दूतावास ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच 5 सितंबर को खत्म हुए संयुक्त युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर किया है। बंगाल की खाड़ी में इंद्र नाम से नौसेना अभ्यास भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को और बढ़ाने के लिए किया गया था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत हिंद महासागर में अपने जंगी जहाजों की तैनाती भी बढ़ा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निवास स्थान मातोश्री को उड़ाने की धमकी दी गई। दुबई से धमकी भरे 4 कॉल आए, जिसमें बांद्रा स्थित सीएम आवास को उड़ाने की बात कही गई है। मातोश्री में धमकी भरा फोन दुबई से आया था और इस फोन कॉल के तुरंत बाद सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया था। सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ, जबकि 2 जवान घायल हो गए। शहीद हुए जवान गन्नर भूपेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले थे और 28 साल की उम्र में वतन के लिए कुर्बान हो गए। कोरोना वायरस के कारण बंद की गई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह आज एक बार फिर आम जनता के लिए खुल गई है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी दरगाह पहुंचे। यहां आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर सके, इसके लिए जगह जगह निशान भी बनाए गए हैं। दरगाह में आने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज करने के लिए कई सारी जगह बनाई गई हैं। साथ ही दरगाह के अंदर लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो लेटर हाथ लगा है, जिसमें कहा गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन आईएसआई के लिए काम करता है। लेटर में सैयद सलाहुद्दीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस और कार की डिटेल्स के साथ यह भी निर्देश जारी किया गया है कि सलाहुद्दीन को कहीं रोका न जाए। आईएसआई ने सैयद सलाहुद्दीन को सुरक्षा देने के बदले में निर्देश दिया है कि वो चीन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में होने वाले प्रदर्शनों पर आतंकी हमले करवाए। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों नॉर्थ कश्मीर में चीन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी हमले की साजिश रची थी। हिजबुल के निशाने पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता भी हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में सीएम योगी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिला प्रशासन और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 5 विमानों की पार्किंग क्षमता वाला यह हवाई अड्डा लगभग 589 एकड़ इलाके में बनकर तैयार होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हमारा प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट, अगले 1.5-2 महीने के अंदर यहाँ पर हम एयर ट्रैफिक शुरू कर लेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41 लाख से ज्यादा हो गई है। अब तक कोरोना के 4,88,31,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 90,632 नए केस आए। 1,065 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह रही कि 73,642 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 41,13,811 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 31,80,865 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 8,62,320 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से 70,626 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 77.32% पहुंच गई है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में येलो लाइन शुरू होगी, जो कि हुडा सिटी सेंटर और समयपुर बादली को जोड़ती है। पहले और दूसरे दिन यानी 7 और 8 सितंबर को सिर्फ येलो लाइन ही चलेगी। इस लाइन पर मेट्रो सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए चलेगी, जिसका समय होगा सुबह 7 से 11 और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। जबकि 12 सितंबर से सभी लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल होगी। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार यात्रियों का सफर कुछ अलग जरूर रहेगा। इस मेट्रो का सफर बहुत ही बदला हुआ रहने वाला है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले जिस मेट्रो के डब्बे में 200 से 250 लोग घुस जाया करते थे, अब वो सिर्फ 50 से 60 लोग रह जाएंगे। एक सीट छोड़कर रहना होगा। और अभी फिलहाल दिल्ली मेट्रो सिर्फ येलो लाइन पर चल रही है, जो कि हुडा सिटी सेंटर तक जाती है जहांगीरपुरी से, यानी कि गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर तक जाने वाली है जहांगीरपुरी से चलकर। पहले चरण में ये येलो लाइन की मेट्रो चलने वाली है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। आज लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक लखनऊ मेट्रो के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेट्रो पहले की तरह ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। लखनऊ मेट्रो में पहले 1200 से 1300 लोग यात्रा करते थे, लेकिन अब एक बार में करीब 350 लोग ही सफर कर पाएंगे। लोगों को ये कहना कि भाई वो स्मार्ट कार्ड पे आए इन प्लेस ऑफ टोकन्स, ताकि हम कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल करें। मास्क इज़ कंपलसरी। टेम्परेचर हम सबका रिकॉर्ड करेंगे, तो जो उसका टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट होगा उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे वो ना आए। कोरोना संक्रमण के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग की नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी की परीक्षाओं का आयोजन हुआ। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की गई। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12:30 बजे तक थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षार्थी समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच सके, इसके लिए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी की। यूपी के मुरादाबाद में खास इंतजाम किए गए। जो परीक्षार्थी इन ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं करा पाए, उनके लिए टिकट लेने के लिए जनरल टिकट काउंटर खोले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को भेजा गया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आए दिन पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना करने वाली लड़कियां भी देश सेवा के लिए जोश से भरी हुई हैं। पुलिस बल में रोजगार का अवसर मिला तो सैकड़ों की तादाद में लड़कियां भर्ती के लिए आई। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस भर्ती के लिए 1000 मीटर की दौड़ और फिजिकल टेस्ट का आयोजन हुआ। इसमें सीमा क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली लड़कियां भी शामिल हुई। स्पेशल पुलिस ऑफिसर के 100 पदों की भर्ती के लिए करीब 2500 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 300 लड़कियां थी। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने विशेष रूप से सीमावर्ती युवाओं को पुलिस में एसपीओ के रूप में शामिल होने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे चले और 3 बार के निर्दलीय विधायक निवेंद्र कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं गांव वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठ गए। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक की मौत हिंसक झड़प के दौरान गिरने से हुई है, जबकि गांव वालों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं
और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नौसेना की मदद से श्रीलंका के ऑयल टैंकर MT न्यू डायमंड पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर INS सहाद्री के कमांडर आग लगने के कारणों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने बताया कि घटनास्थल पर अब इमरजेंसी टोइंग वेसल और अतिरिक्त चीजें मौजूद हैं, जिनकी मदद से चीजों को काबू में कर लिया गया है। बता दें कि कुवैत से 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल को भारत लाने वाले जहाज में गुरुवार को आग लग गई थी। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर बनी एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देर रात लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को लगाया गया। फैक्ट्री में गत्ते रखे होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। शहर के गुलू रोड इलाके में नाले के ऊपर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। अलीगढ़ कमिश्नर के निर्देशों के मुताबिक बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। नगर निगम के सहायक आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आग लग गई। अंतर्वेदी गांव में मौजूद इस मंदिर के रथ में कल रात तेज आग लगी, जिस पर रात 3 बजे तक काबू पाया गया। मंदिर में आग से दूसरा कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति घायल हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होती बारिश के बाद धुले जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद कोठा डैम में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर था। डैम से पानी छोड़ने के बाद मुंडार नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पास के इलाके की एक सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। धुले में हर ओर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और बहुत जल्दी हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। केरल के कोट्टयम में लंबे वक्त के बाद बोट सर्विस शुरू की गई। कोरोना गाइडलाइंस के चलते अभी सीमित संख्या में लोगों को बोट चलाने की इजाजत दी गई है। प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है, खासकर वो लोग जिनकी रोजी रोटी मोटरबोट व्यवसाय से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे इसमें और ढील दी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.